x and y are in the given figure x and y are 2 points on equal sides AB and AC are 2 points on equal sides AB and AC of a triangle ABC of a triangle ABC such that AX is equal to AY. Such that AX is equal to AY. Full stop. Prove that XC is equal to YB. Prove that XC is equal to YB. अच्छा, अब जो फिगर दे रखी है वो देखिएगा। A B C इधर है X, इधर है Y। X से C को ज्वाइन कर दिया और Y से D को ज्वाइन कर दिया। इन्होंने ये बोला है कि सच दैट AX इज इक्वल टू AY। ये जो AX है और AY है ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। मेरे को प्रूव क्या करना है? अभी प्रूव करना है मेरे को कि ये जो XC है और ये जो YB है ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखिएगा अब इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर नहीं, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें वो हमको बोल रहे थे कि आप प्रूव करिए कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि XC इज इक्वल टू YB होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको कभी भी 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल कुछ दे रखे हैं तो उसमें अगर मेरे को कोई एक साइड दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मुझे कोई ना कोई 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC। तो ये तो इन्होंने दे दिया है इक्वल साइड्स AB एंड AC। तो देखिएगा AB इज इक्वल टू AC। इक्वेशन नंबर 1 ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ये दे रखा है कि AB और AC दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक, उसके बाद फिर नीचे लिखिएगा AX इज इक्वल टू AY। इसी के नीचे लिखो AX इज इक्वल टू AY। इक्वेशन नंबर 2 ये भी गिवन है। अब यहाँ पर लिखिएगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए AB में से अगर AX सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है AB, अगर इस AB में से इतनी सी छोटी सी लेंथ है AX सब्ट्रैक्ट हो जाए तो BX आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड पर ये है AC में से अगर AY सब्ट्रैक्ट हो जाए, AC में से AY सब्ट्रैक्ट हो जाए तो YC। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि AB जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा तो AB माइनस AX इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा तो AC माइनस AY। ये हो गया। अच्छा, AB में से अगर AX को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? XB इज इक्वल टू AC में से AY को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? YC। XB इज इक्वल टू YC। ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि XC इज इक्वल टू YB। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब XC इज इक्वल टू YB प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे ना ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा CXB और BYC। मुझे ये 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो
जब दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी होगी तो एक तो सी एक्स बी ये ट्राइंगल और एक बी वाई सी ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेकर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद क्या होगा, हम बोलेंगे कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है आपस में, सी पी सी डी लगा देंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं, एक काम करते हैं इसमें, हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल सी एक्स बी triangle CCXB and triangle BYC, in triangle CXB and triangle BYC हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं CXB और BYC। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम ये बोलेंगे कि CXB में तो ये XB है और इसी तरीके से BYC में ये YC है, तो XB इज इक्वल टू YC हमने अभी अभी प्रूव करा है। ठीक है, तो आप ये लिखिएगा XB इज इक्वल टू YC, रीजन में लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से हमने ये चीज़ देख ली कि XB इज इक्वल टू YC, तो भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एंगल XBC ये पूरा एंगल जो इस वाले ट्राइंगल में है CXB में ये पूरा एंगल लाई कर रहा है ना, और ऐसे ही BYC में ये पूरा एंगल लाई कर रहा है, और क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है तो AB के सामने वाला ये पूरा एंगल और AC के सामने वाला ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, हम लिखेंगे कि एंगल XBC इज इक्वल टू एंगल YCB रीजन में लिखना बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट ये जो AB है AB के ठीक सामने वाला एंगल C और ये जो AC है AC के ठीक सामने वाला एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा एंगल्स ऑपोजिट, हाँ जी ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बस इतना ही लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के अपोजिट जो अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी हमेशा इक्वल ही आएंगे। बोलिए भाई ऑनलाइन वाले बताओ क्लियर है सभी को कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ जी सर मैं नाच वाली बता दी आपने एंगल एक्स वाली। हाँ अभी बता दो। आप ये देखिएगा, जब मैं पूरे ट्राइंगल की बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABC, तो इसमें ये पूरी साइड AB और ये साइड AC, ये दोनों साइड इक्वल दे रखे हैं। तो AC के ठीक सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल B, और AB के ठीक सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल C। तो एंगल C और एंगल B ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, वो रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अब ये जो एंगल C है, ये एंगल C इसको लिख सकते हैं ना YCB ये लिख सकते हैं, और ये एंगल फिर कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ये BYC में भी तो लाई कर रहा है, तो इसको एंगल YCB लिख सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है एंगल YCB। इसी तरह से एंगल B की बात करते हैं, तो एंगल B ये पूरा एंगल इसको लिख सकते हैं ना XBC, इसको XBC लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है एंगल XBC। बेसिकली एंगल B और एंगल C इक्वल है, समझ गए? तो उस एंगल B को आप XBC बोल दो या ABC बोल दो, एक ही बात है। इसको YCB बोल दो या ACB बोल दो, एक ही बात है। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो जी मैं आगे चलता हूँ। एंगल XBC इज इक्वल टू एंगल YCB ये हो गया, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो BC है ना साइड, ये XBC इस वाला ये वाला जो सॉरी CXB ये जो ट्राइंगल है इसमें भी लाई कर रहा है BC, और BYC इस वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है BC। तो BC साइड दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे
सी इज इक्वल टू बी सी और ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन साइड कॉमन साइड। अब देखिए हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हमने लिया सी एक्स बी, तो भाई सी एक्स बी के ही मैंने सारे जो साइड या एंगल जो भी हैं वो सब मैंने इस तरफ लिखे है ना, और बी वाई सी का मैंने इस तरफ लिखा है। अब जरा देखिएगा जब मैं कह रहा हूँ कि सी एक्स बी, तो सी एक्स बी में मैंने क्या यूज़ करा है, एक्स बी, एंगल बी और बी सी। तो क्या यूज़ करा है, एक्स बी, ये पूरा एंगल बी और बी सी, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। इसी तरह से जब हम बी वाई सी की बात करेंगे तो हमने क्या यूज़ करा है, वाई सी, एंगल सी और बी सी, तो अगेन साइड एंगल साइड एंगल साइड हो गया। तो यहाँ नोट कीजिएगा बाई, हाँ जी बोलिए कौन सा वाला, अभी बता रहा हूँ। बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया बेटा, ये देखो सी एक्स बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, बी वाई सी। अब जब मैं सी एक्स बी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से देखिएगा सी एक्स और बी, तो जब हम सी एक्स बी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या क्या लिया सी एक्स बी में, एक तो मैंने साइड यूज़ करी है एक्स बी, एक मैंने एंगल यूज़ करा है एक्स बी सी, मतलब ये वाला एंगल, और एक मैंने साइड यूज़ करी है लास्ट में देखिए बी सी, है ना। तो मैंने एक्स बी यूज़ करा, ये वाला एंगल यूज़ करा और ये साइड यूज़ करी, तो क्या हो गया साइड एंगल और साइड, ये दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। ऐसा ही उस तरफ करा, छोड़ो बस, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, अगेन आप देख लीजिए एक यहाँ पर साइड है, एंगल है और साइड है, तो मेजॉरिटी में क्या है साइड, मेजॉरिटी में क्या है भाई दो साइड्स मिल रही हैं और एक एंगल मिल रहा है, तो साइड्स क्या है मेजॉरिटी में है। तो रफ में एक काम करके देख लेंगे कि सीक्वेंस हमारा सही क्या बनेगा, रफ में करके देखेंगे एक्स बी और बी सी लिख लेंगे, ये लिखेंगे एक्स बी और बी सी, तो भाई दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है बी, और ये कॉमन अल्फाबेट बीच में लिखा हुआ है, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स बी सी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लेंगे वाई सी और बी सी, ठीक है, लिखेंगे वाई सी और बी सी, इनमें कॉमन अल्फाबेट क्या है सी, तो इसको पलट कर लिखेंगे, कॉमन अल्फाबेट को बीच में लिखा जाता है, तो इसको पलट कर लिख देंगे सी बी, तो वाई सी और सी बी, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा वाई सी बी, तो ट्राइंगल एक्स बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई सी बी, ठीक है। ये प्रूव नहीं करना था हमको प्रूव तो कुछ और करना था, ठीक। अब ये हो गया, प्रूव क्या करना है कि एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी, ये चीज़ प्रूव करना है। तो साइड प्रूव करनी है ना इक्वल, तो साइड को किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, ये जो सिंबल होता है ना, ये इज इक्वल टू लगाकर और ये साइन लगाना, ठीक है, इसको बोलते हैं इट इम्प्लाइज दैट। इट इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला दूसरा अल्फाबेट एक्स बी और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट वाई सी, एक्स बी इज इक्वल टू वाई सी, सभी करेक्ट। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी सी और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एक्स सी और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट वाई बी, इनको एनसर्कल कर लो और यहाँ लिखो बाई सी बी सी बी, एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी, यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था कि एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी। तो आपको अप्रोच क्या लेकर चलनी है, ज़रूरी नहीं है आपको हर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा था इन्होंने, इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे थे कि एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी प्रूव करो, इन्होंने ये नहीं बोला कि किस ट्राइंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो साइड्स हैं जिनको इक्वल प्रूव करना है वो कौन कौन से ट्राइंगल्स में लाई कर रही है, तो हमको ये दिखाई देगा कि अच्छा एक्स सी यहाँ लाई कर रही है और वाई बी यहाँ लाई कर रही है, तो एक्स सी मतलब सी एक्स बी ही बनेगा ट्राइंगल, या फिर सी एक्स ए हो सकता है, सी एक्स ए बन जाता है,
ठीक है। और इसी तरीके से वाई बी करना है तो वाई बी तो या तो ये बनेगा वाई बी सी या फिर वाई बी ए बनेगा, ठीक है। आप ऊपर वाले ट्राइंगल्स भी ले सकते थे तो भी हो जाता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा ऊपर वाला ले लेते तो बड़े आसानी से हो जाता है ना, ऊपर वाले से बड़े आसानी से हो जाता। भाई ये ए बी इक्वल दे ही रखा है, ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है ना, और ए वाई ए एक्स के इक्वल, और एंगल कॉमन आ रहा है। अरे वाह, फालतू में इतना रफड़ा करा क्या। चलो चलिए जी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिएगा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD quadrilateral ABCD, AC is equal to BD. In a quadrilateral ABCD, AC is equal to BD नहीं AD. AC is equal to AD. And AB bisects angle A. AB bisects angle A. Full stop. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. Full stop. What can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनका गिवन फिगर, ठीक है, तो यहाँ पर तो फिगर हमको दे रखी थी, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी है, तो जो डेटा है उसी की हेल्प से हमको फिगर बनानी पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to AD and AB bisects angle A, तो एक क्वाड्रिलेटर बना लो। क्वाड्रिलेटर बनाते टाइम मेरे को ये ध्यान रखना है कि AC इज इक्वल टू AD, तो इधर ले लो, मतलब दोनों में अल्फाबेट कॉमन है, A तो A है, इसको C और इसको D है, AC इज इक्वल टू AD। एंड AB bisects एंगल A, AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बताइए जी, फिगर क्लियर है सभी को? तो ज़रूरी नहीं है, कई बार क्वेश्चन में जो दे रखा होता है डेटा उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाता है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये इस तरीके से नहीं बनने वाला कि A B C D, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अलग बन रहा है।
फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती नहीं करी इन्होंने। तो इन्होंने बोला ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो मैंने क्या करा, पहले एक साइड बना ली ए सी और एक साइड बना ली ए डी, और इस पर निशान भी लगा लिया इक्वालिटी वाला, मतलब यहाँ एक डैश यहाँ लगा दिया, एक डैश यहाँ पर लगा दिया। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी। फिर वो बोल रहे हैं कि ए बी, तो ए बी का मतलब क्या है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो निकलेगा तो ए में से, तभी तो ए बी बोल रहे हैं उसको। तो ए बी जो है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, दोनों एंगल एक्स एक्स हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले बताओगे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ गए? रिमशा, सृष्टि, तनिष्क, यशवी, गार्गी, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा कि ये हो गया। अब उन्होंने बोला कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। ठीक, अब वो कह रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी। आराम से हो जाएगा, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड, है कि नहीं? समझ गए? अब देखिएगा क्या करेंगे, इसमें लिख लीजिए इन ट्रायंगल क्या क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट ए बी सी और ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो हमने ए बी सी ले लिया और ए बी डी ले लिया इन दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले ये कहेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, गिवन। फिर लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ब्रैकेट में लिखिएगा एज ए बी एज ए बी, कैपिटल ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। कैपिटल ए बी जो है वो एंगल ए को, क्योंकि कैपिटल ए जो सॉरी ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाली जो साइड है ए बी, तो दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, नीचे वाले में भी साइड एंगल साइड। तो लिखिएगा बाई SAS congruence criteria अब इन्होंने कहा है कि ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें तो कुछ अलग ही लॉजिक पता है, उसके हिसाब से तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं हम ना, यहाँ पर रफ में लिख लेंगे, यहाँ पर रफ में लिखेंगे कुछ क्या कि आप ये देखिए, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो मेजॉरिटी में क्या है, मेजॉरिटी में है साइड, तो ये AC और AB है ना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा AC और AB। तो भाई अल्फ़ाबेट कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें, A है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे CA, बन जाएगा CA, ये बन जाएगा AB। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CAB बन गया। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो AD और AB, तो इधर है AD और इधर है AB। तो AD और AB में कॉमन के अल्फ़ाबेट क्या है, A, इसको लिखेंगे DA और इसको लिखेंगे AB, ये हो गया DAB, ये हो गया DAB। हमें तो कुछ और प्रूव करना था, ये तो CAB और DAB आ गया, और हम तो यही कहते आ रहे हैं कि भाई सीक्वेंस का ही मेन खेल है। कोई बात नहीं, पहले ये करते हैं। बाय SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल CAB is congruent to triangle DAB, triangle CAB is congruent to triangle DAB।
ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे भाई ए बी सी करना था हमें, तो एक काम करो ना, ये जो सी है पहला अल्फ़ाबेट, इसको बिल्कुल लास्ट में लिख दो। तो जब इसका पहला अल्फ़ाबेट बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे तो इसका अल्फ़ाबेट भी बिल्कुल लास्ट में लिखना पड़ेगा, ताकि दोनों की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो इसी के आगे मैं यहाँ पर लिख दूँगा, इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर सी ए बी है ना, जैसे तो ये जो सी है इस सी को बिल्कुल लास्ट में ले आए, है ना। तो जब इसको बिल्कुल लास्ट में लेकर आए तो इसको भी बिल्कुल लास्ट में लेकर आएंगे। तो सेम टाइप के चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे आप ये कहेंगे कि नहीं सी को मुझे बीच में अगर डालना है, तो आप इसको बीच में डालेंगे तो ये बन जाएगा ए, इधर आ जाएगा, फिर हमें ए और बी के बीच में डालना है तो ये ए सी भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डी बी, ठीक है। तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं, मतलब आप एक तरीके का चेंज दोनों ट्राइंगल्स में कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, नहीं समझे? आप ये देखिए, ये सी ए बी और डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो समझ गए। तो मेरे को क्या प्रूव करना था, ए बी सी। तो ए बी सी बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ये जो सी है इसको लास्ट में ले आऊँ, है ना। तो इस सी को मैं लास्ट में ले आया, तो ये जो डी है इस डी को भी लास्ट में लाना पड़ेगा। दोनों तरफ सेम चेंज हमको करना पड़ेगा। आप ये कहो कि मैं कुछ और चेंज करना चाहूँ, जैसे कि बी है, इस बी को बिल्कुल शुरुआत में लाएँ तो क्या बन जाएगा, बी सी ए। तो फिर यहाँ पर जो बी है, मतलब यहाँ पर जो तीसरा अल्फ़ाबेट है उसको भी बिल्कुल शुरुआत में लाना पड़ेगा, बी डी है। मतलब एक जैसा चेंज आप दोनों तरफ कर सकते हैं ट्राइंगल्स में। क्लियर है, समझ गया? क्लियर ना? चलिए अब आप ये बताइए, एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है बी सी और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है बी डी, तो हम ये कहेंगे बी सी बी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी बी सी डी, बी सी बी डी के इक्वल होगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। Prove that triangle ABC is isosceles if any one of the following holds. First part है altitude AD bisects BC. Altitude AD bisects BC. Second है median AD is perpendicular to the base BC. Prove that triangle ABC is isosceles if any one of the following holds. ठीक है, फिगर कुछ नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, if AD ऑल्टीट्यूड बोला है इन्होंने, तो ऑल्टीट्यूड जरूर लिखेंगे। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि लाइन जहाँ पर ड्रॉप होगी वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसको ऑल्टीट्यूड बोल देते हैं।
ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। तो फिगर बनाएंगे, ये हो गया A B और C, ट्राइंगल ABC हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं, ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स BC। मतलब ऑल्टीट्यूड AD का मतलब क्या है कि A से BC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इट बाइसेक्ट्स BC। मतलब ये जो AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD और DC ये दोनों की दोनों साइड्स जो है इक्वल हो जाएंगी। BD और DC ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये दे रखा है इन्होंने कि अगर ऑल्टीट्यूड AD BC को बाइसेक्ट करता है तो आप ये प्रूव करिए कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस होगा। हो जाएगा? हो जाएगा। लिखिएगा इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि ये AD कॉमन है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में AD साइड कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दो एंगल कॉमन हो गए, सेम हो गए एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। इधर ये BD और इधर ये DC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CP CT से AB AC के इक्वल हो जाएगा। और जब AB AC के इक्वल है तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब इसी चीज़ को लिख लीजिए। हम ये कहेंगे AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्राइंगल में ये साइड PD लाई करेंगे। AD इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए जी, ये भी हो गया। हाँ, फिर लिखेंगे DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC। यहाँ लिखेंगे गिवन दे रखा है कि AD जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, ऑल्टीट्यूड तो है ही, साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड तो लिखिएगा बाई नहीं, RHS से नहीं हो सकता। RHS से हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो इक्वल नहीं दे रही, तो RHS से नहीं होगा, ऐसे ऐसे। By SAS confluence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC. It implies that पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? AC सॉरी, AB is equal to AC by CPCT, ठीक है। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. ट्राइंगल ABC जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यही हमसे वो प्रूव करवाना चाह रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सभी? ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि एक कंडीशन तो ये थी कि ऑल्टीट्यूड AD अगर BC को बाइसेक्ट करे तो ABC जो है वो आइसोसेलेस होगा, ये प्रूव करना था। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? मीडियन AD। मीडियन AD का मतलब क्या होता है? अरे तो एक ही बात है।
देखिए सेकंड वाला मैं बस बताकर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी दे रखा है ना, जैसे ट्रायंगल एबीसी दे रखा है तो वो कह रहे हैं मीडियन एडी। मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन जहाँ से ड्रॉप किया जाता है वो सामने वाली साइड को ना बाइसेक्ट कर देता है। मीडियन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो है कनेक्ट करे, यानी कि इसीलिए उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये जो एडी है ये मीडियन है। उन्होंने बोला कि मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू द बेस बीसी। परपेंडिकुलर टू द बेस बीसी मतलब वही वाली चीज़ को पहले में क्या बोल रहे थे कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि जो मीडियन है, मीडियन मुझे मालूम है कि जहाँ पर गिरता है उसको बाइसेक्ट करता ही है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब दोनों में सेम ही चीज़ पूछ रहे हैं, अलग तरीके से पूछ रहे हैं बस। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका भी डायग्राम यही बना है, इसका भी डायग्राम यही बना है, बिल्कुल सेम यही चीज़ छाप देनी है, बिल्कुल सेम। ठीक है ना, कुछ और नया नहीं करना है इसमें। समझ गए? क्लियर? इसलिए छोड़ रहा हूँ उसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिएगा। In the given figure, PS is equal to QR. In the given figure, PS is equal to QR. And angle SPQ is equal to angle RQP. Angle SPQ is equal to angle RQP. Prove that. Prove that triangle PQS is congruent to triangle QPR comma PR is equal to QS and angle QPR is equal to angle PQS. तो फिगर देख लीजिए क्या दे रखी है।
द गिवन फिगर पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये जो फिगर दे रखी है इसमें ये जो पी एस है साइड और ये जो क्यू आर साइड है ये दोनों इक्वल दे रखी है, पहली चीज़। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी। एंगल एस पी क्यू ये पूरा एंगल इज इक्वल टू आर क्यू पी ये पूरा एंगल, ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि एक तो ट्रायंगल पी क्यू एस और क्यू पी आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। ट्रायंगल पी क्यू एस, तो ट्रायंगल पी क्यू एस में ये बड़ा एंगल लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल। और क्यू पी आर, तो इसमें ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला एंगल लाई कर रहा है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला। और ट्रायंगल क्यू पी आर मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, इक्वल है। और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी पी क्यू लाई कर रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी पी क्यू लाई कर रहा है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। उसके बाद ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूव करना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, बाई सिंप्लिसिटी हो जाएगा। करवाऊँ या कर लेंगे? कर लोगे? ठीक है, ये करिएगा। और एक दो क्वेश्चन और भेजूंगा, वो ट्राई करना आप, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही भेजूँगा, ज़्यादा नहीं। तो वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बस इतना ही।